सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। वक्त हो गया है देखने का सुपर प्राइम टाइम। सुपर प्राइम टाइम यानी अगले 1 घंटे तक लगातार हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। 59 साल पहले इसी अक्टूबर महीने में ड्रैगन ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी थी। 20 अक्टूबर 1962 को मैकमोहन रेखा के पार से चीनी सेना ने कई हमले किए थे। एक बार फिर ड्रैगन उसी तरह की साजिश रचने की तैयारी में जुट गया है, मगर इस बार चीन ने अपने प्लान में थोड़ा बदलाव किया है। जी हां, जिस गलवान घाटी में 2 साल पहले चीनी फौज के चिथड़े उड़े थे, जिस गलवान में ड्रैगन की सेना को दुम दबाकर भागना पड़ा था, उसी गलवान घाटी से चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। हजारों सैनिकों के साथ साथ विध्वंसक हथियार जुटा रहा है। तो क्या 59 साल बाद गलवान घाटी में जिनपिंग की जंगी सनक हिलोरे मार रही है? आखिर कैसे ड्रैगन का ऑपरेशन अक्टूबर उसी आखिरी भूल साबित हो सकता है? देखिए LAC से आई इस एक्चुअल रिपोर्ट को। जिनपिंग के रेड ब्रिगेड ने 1 मिनट 30 सेकंड का यह वीडियो दुनिया के सामने रिलीज किया। ड्रैगन आर्मी के तरफ से जारी किए गए इस वीडियो के पहले फ्रेम में चीन का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी ड्रोन की मदद से। इतना ही नहीं, वीडियो में यह भी साफ दिखाई दे रहा है पहाड़ों के बीच मौजूद एक घाटी पर चीन के सैकड़ों सैनिक हथियारों के साथ एक कतार में खड़े हैं, तो वहीं दर्जनों सैनिक एक झुंड में साथ खड़े होकर चीनी एंथम गा रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब सवाल ये है कि आखिर हम ड्रैगन के इस प्रोपेगेंडा वीडियो को क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि हिंदुस्तान को उकसाने के लिए चीनी फौज आए दिन इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी करती रहती है। लिहाजा इसमें ऐसा क्या खास है? तो जरा दिमाग पर जोर डालिए और PLA की तरफ से जारी किए गए इस प्रोपेगेंडा वीडियो को गौर से देखिए, तो आप पाएंगे कि ये वही गलवान घाटी है जहां करीब 2 साल पहले भारत और चीन की सेना में खूनी झड़प हुई थी। ये वही गलवान नदी है जहां ड्रैगन की फौज के चीथड़े उड़े थे। यकीन न हो तो इसी साल फरवरी महीने में चीन की तरफ से जारी किए गए 200 सेकंड के इस वीडियो को देख लीजिए। वही पहाड़, वही पहाड़ों के बीच मौजूद घाटी और वही गलवान नदी। आपको बता दें कि पहला वीडियो अभी का है जिसे PLA ने कुछ ही घंटों पहले रिलीज किया है, तो वहीं दूसरा वीडियो इसी साल के फरवरी महीने का है। इसे भी PLA ने जारी किया था और इसको लेकर PLA की तरफ से यह दावा किया गया था कि यह वीडियो 15 से 16 जून 2019 का है, जिस दिन चीन और भारत के फौज के बीच गलवान घाटी में भिड़ंत हुई थी। आपको बता दें कि गलवान की इसी घाटी में 2 साल पहले भारतीय जाबाजों से भिड़ना जिनपिंग की कायर सेना को भारी पड़ा था। हिंदुस्तानी शूरवीरों ने ऐसा प्रहार किया जिसके बाद PLA के जवानों को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। और ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि खुद चीनी सेना ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में इस बात का खुलासा किया, जिसे इसी साल फरवरी में रिलीज किया गया था। खैर, इस तरह के वीडियो जारी करना ड्रैगन की फितरत है,
वो बीते सालों से ऐसा करता आया है। मगर अहम सवाल ये है कि कहीं न कहीं फिर से गलवान में ड्रैगन की मौजूदगी हिंदुस्तान के लिए खतरे का सिग्नल है, क्योंकि गलवान झड़प के बाद चीन की सेना यहां से भाग खड़ी हुई थी। तो फिर इस अक्टूबर महीने में फिर से चीनी सेना ने गलवान घाटी में हेवी डिप्लॉयमेंट क्यों की? क्या ड्रैगन जल्द ही हिंदुस्तान पर अटैक करने वाला है? क्या गलवान घाटी में सबसे विध्वंसक युद्ध होने वाला है? भारत के सबसे बड़े दुश्मन का अक्टूबर प्लान क्या है? वैसे तो चीन और भारत के बीच की अदावत दशकों पुरानी है, लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। पूरे लाव लश्कर के साथ ड्रैगन हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में उतरा और चीनी सेना ने मैकमोहन रेखा के पास एक साथ कई हमले किए। जानते हैं इस युद्ध के पीछे की वजह क्या थी? तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को भारत में शरण देना। बस इसी बात के चलते भारत और चीन में प्रचंड युद्ध हुआ। एक बार फिर ड्रैगन उसी इतिहास को दोहराने की कोशिश में जुटा है और गलवान का बदला लेने के लिए वो फिर से घाटी में आकर डटा है। जानकारी के मुताबिक गलवान घाटी में पीएलए ने नया मिलिट्री बेस तैयार किया है। भारी तादाद में सैनिक और हथियारों की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है। चीनी सेना ने अब तक 20,000 सैनिकों को गलवान भेजा है। पीएलए ने आर्टिलरी गन और MBRL को भी तैनात किया है। ईस्टर्न लद्दाख में चाइना मॉड्यूलर कंटेनर बेस्ड एकोमोडेशंस बना रहा है और लगातार चाइना अपने मिलिट्री बिल्डअप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस तरीके के नकारात्मक चरित्र वाले चाइना के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए भारत भी अपनी सुरक्षा तैयारियां लगातार मजबूत कर रहा है। भले ही चीन जितनी मर्जी तैयारियां कर ले, गलवान घाटी में सैनिकों हथियारों की खेप जुटा ले, मगर हिंदुस्तान की तरफ आंख भी उठाई तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। क्योंकि LAC पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे खुद मौजूद हैं। चीन के एक एक पैंतरे पर जनरल की पैनी नजर है। अगर गलवान में ड्रैगन की फौज ने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया जा चुका है। अब कोई ऑर्डर नहीं बल्कि पीएलए का डेथ वारंट रिलीज होगा। We have an outstanding border issue. We are again well prepared to meet any misadventure that may occur, as we have demonstrated in the past. Such kinds of incidents will continue to occur till such time that a long-term solution is reached, and that is to have a boundary agreement. And that should be the thrust of our efforts. भारत लगातार अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और जाहिर है कि चाइना का मुकाबला, चाइना के साथ कोई भी बातचीत तभी सफलतापूर्वक की जा सकती है जब उसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ किया जाए। और यही कारण है कि भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे लगातार वो पूरी सीमा की जो LAC की स्थितियां हैं उस पर कड़ी नजर रखते हैं। आर्मी चीफ का यह बयान लद्दाख दौरे से चंद घंटे पहले का है, मगर इस वक्त आर्मी चीफ नरवणे लद्दाख के वॉर जोन में हैं। अपने 2 दिन के लद्दाख दौरे पर आर्मी चीफ के जाने का मकसद है भारतीय सेना को 24/7 वॉर रेडीनेस मोड में रखना।
सेनापति के ऐलान के साथ ही हिंदुस्तानी जाबाजों को मैसेज क्लियर कर दिया गया है कि अब चीन की तरफ किसी भी तरह की कोई मूवमेंट होती है तो उसका करारा जवाब दिया जाए। आज से दुबई एक्सपो 2020 का आगाज हो चुका है। 2020 इसलिए क्योंकि इस मेगा शो का आयोजन बीते साल होना था, मगर कोरोना महामारी के चलते इसे रोक दिया गया। लेकिन अब दुबई में ताकत तकनीक का संगम देखने को मिलेगा। दुनिया के करीब 190 देश अगले 6 महीनों तक इस एक्सपो में शामिल रहेंगे। इस बार के एक्सपो में दुनिया हिंदुस्तान का भी दम देखेगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दुबई एक्सपो 2020 के उद्घाटन का विहंगम दृश्य। भव्य, दिव्य, विहंगम, इन उपमाओं से भी ऊपर हैं ये नजारे। ये तस्वीरें दुबई एक्सपो की हैं, जिसका आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ। बीते साल कोरोना के चलते दुबई ने वर्ल्ड एक्सपो को रद्द कर दिया था, मगर इस बार दुबई ने बेहद ही शानदार तरीके से मेगा शो का आयोजन किया, जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह गई। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी, रंगीन समा, बेशकीमती पटाखों की अद्भुत झड़ी, संगीत और नाच गाने के साथ ही दुबई 2020 एक्सपो की शुरुआत हुई। इसके उद्घाटन समारोह में दुनिया के अलग अलग कोने से आए लोग शामिल हुए। यकीन मानिए, दुबई एक्सपो के इस रंगारंग कार्यक्रम को संयुक्त अरब अमीरात के अलग अलग शहरों में प्रोजेक्टर पर दिखाया गया और इस आयोजन में ग्लोबल सिंगर्स ने अपनी आवाज से 4 चांद लगा दिए। व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए दुबई एक्सपो 2020 पर कई देशों और कंपनियों की नजर है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कोरोना महामारी के बाद ये पहला वैश्विक आयोजन है जिसने अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोले हैं। आपको बता दें कि अगले 6 महीने तक दुनिया के 192 देश अपनी ताकत, तकनीक और कला संस्कृति को इस एक्सपो के जरिए दिखाएंगे। इस बार दुबई एक्सपो में भारत का दम पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि भारत का पवेलियन सबसे बड़ा है। 182 दिन तक चलने वाले इस एक्सपो में करीब 50 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस जगह एक्सपो का स्टेडियम बना है वो 1100 हेक्टेयर इलाके में फैला है। हर रोज इस स्टेडियम में 60 से ज्यादा लाइव इवेंट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान वो मुल्क जिसकी आतंक परस्ती के न जाने कितने ही सबूत हिंदुस्तान ने विश्व बिरादरी को सौंपे होंगे, लेकिन खुद को आतंक पीड़ित बताकर पाकिस्तान के हुक्मरान अपने ऊपर तलवार गिरने से रोक लेते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को खुलेआम आतंकियों की पनाहगाह घोषित कर दिया है। और दहशत के पुजारियों के लिए और भी ज्यादा दहलाने वाली खबर यह है कि अमेरिका किसी भी वक्त पाकिस्तान के किसी भी हिस्से पर स्ट्राइक कर सकता है। देखिए पाकिस्तान पर
बारूदी ब्लास्ट के इस विध्वंसक उजाले में एक मुल्क के भविष्य का अंजाम छिपा है। मुल्क है पाकिस्तान और इस विध्वंस का सबब होगा पाकिस्तानी हुक्मरानों की आतंक परस्ती। लेकिन कौन बिछवाएगा बारूद, कौन सुलगाएगा चिंगारी और कौन दहलाएगा पाकिस्तान की जमीन? तालिबान, ईरान या आतंकवाद ही पाकिस्तान का भस्मासुर साबित होगा। जवाब इन्हीं सवालों में छिपा है, जिसके केंद्र में आतंकवाद है, लेकिन विध्वंस करने वाले आतंकी नहीं, बल्कि पाकिस्तान को थर्राने की तैयारी कर चुका है सुपर पावर अमेरिका। तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने वो हर कोशिश की जो दहशत के पुजारियों को मजलूम और मासूम साबित कर सके, लेकिन इसी कोशिश ने पाकिस्तान को बेनकाब भी किया। जिन आरोपों से पाकिस्तान बचना चाहता था, अपनी कोशिशों से उन आरोपों को पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने ऊपर खुद मोल लिया। अब पाकिस्तान FATF में सफाई दे या दुनिया के किसी भी मंच पर खुद को बेगुनाह बताए, लेकिन सुपर पावर अमेरिका ने दबी जुबान में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर दिया। आतंकियों की सेफ पनाह का कठिन हुई पाकिस्तान की राह। टेरर सप्लायर, पुख्ता पहचान, बाइडेन के रडार पर इमरान। ना वक्त तय, ना जगह का पता, कभी भी कहीं भी अटैक होगा। आतंक का अंत, यूएस की कसम, टेररलैंड पर गिरने वाला है बात। अमेरिका के खिलाफ जहर उगलना, तालिबान जैसे दहशतगर्दों के लिए दुनिया में घूम घूमकर मान्यता की मांग करना और हक्कानी नेटवर्क के सहारे तालिबान सरकार में बड़ा दखल बनाना। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जिस सोच के साथ हालिया घटनाक्रम में इन तमाम कामों को अंजाम देने की कोशिश की है, वो सब उन पर भारी पड़ गए। पाकिस्तान के पहले के हुक्मरानों, फौज और ISI ने जिस आतंक परस्ती के सबूतों को दबा कर रखा था, वो मौजूदा हुक्मरानों और फौजी अफसरों की करनी से खुद सामने आ गया। नतीजा ये हुआ कि अब सुपर पावर ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान में आतंकी पल रहे हैं। अमेरिका ने मान लिया है कि पाकिस्तान भी वो मुल्क है जो आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका किसी भी वक्त कहीं भी पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादियों पर या आतंक के कैंप पर हमला करने के लिए स्वतंत्र है। आखिर कैसे तैयार हुई पाकिस्तान के खिलाफ विध्वंस की जमीन, इसे समझिए। बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान पर नजरें गड़ा रखी है। बाइडेन दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान में आतंकी है। सरकार पर आतंकी संगठनों को पालने का आरोप है। जगह और हथियार मुहैया कराने का भी दावा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाइडेन ने तमाम आरोप सिर्फ पाकिस्तान का घेराव करने के लिए लगाए, बल्कि इसके पीछे वजह है अमेरिका की खुफिया एजेंसी को मिले इनपुट्स। इन्हीं जानकारियों को आधार बनाकर बाइडेन ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों के पनपने की वजह बना हुआ है। बाइडेन प्रशासन ने यहां तक दावा किया है कि पाकिस्तान के अंदर अलकायदा के अलावा कई आतंकी संगठन मौजूद हैं और इन आतंकी संगठनों का पाकिस्तान में मौजूद होना यही बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाहर निकलकर पाकिस्तान को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी घेर लिया है। दरअसल पेंटागन की तरफ से एक रूटीन मीडिया ब्रीफिंग हुई है, जिसमें पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने पाकिस्तान पर आधिकारिक बयान जारी किया है।
इस बयान में बताया गया कि पाकिस्तान आतंकवादियों का सुरक्षित अड्डा है और जो आशंकाएं कई सालों से जताई जा रही थी वो अब सच साबित हो रही है। इसलिए पाकिस्तान सावधान रहे। तो क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को टारगेट पर लिया, या फिर क्या पाकिस्तान पर एक्शन का फैसला हो चुका है? इन सवालों का जवाब भी पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने अपने शब्दों में बिना लाग लपेट के दे दिया। और यकीन मानिए, इस जवाब ने पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान समेत बाजवा और फैज हामिद की नींद उड़ा दी। देखिए पाकिस्तान पर पूछे गए सवाल का जवाब जॉन किर्बी ने किस अंदाज में दिया है। पाकिस्तान को यह बात हरगिज नहीं भूलनी चाहिए कि वो आज तक दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैले आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका के पास आज भी अधिकार सुरक्षित है कि हम अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर आतंकवाद के खतरे को कम कर सकें। हमारी सेना निकल चुकी है, लेकिन आतंकवादियों पर हमला करने का अधिकार अब भी बरकरार है। दरअसल जॉन किर्बी के जवाब में अफगानिस्तान का जिक्र पाकिस्तान से पहुंच रही हथियार और असद की मदद से जुड़ा था। तालिबान को मान्यता दिलाने वाली पाकिस्तान की तड़प से जुड़ा था। दशकों की आशंका के बावजूद आतंक के मोर्चे पर कट्टर विचारधारा के विस्तार से जुड़ा था। इसलिए बयान की शुरुआत में अमेरिका की खीज नजर आई और विस्तार टेररलैंड में हाहाकार मचाने वाला साबित हुआ। देखिए पाकिस्तान पर बयान की अंश। हम पाकिस्तान से जुड़ी अपनी चिंताओं को लेकर हमेशा से ईमानदार रहे हैं और ये बात सच है कि बॉर्डर पर अब तक आतंकवादियों के सुरक्षित अड्डे मौजूद हैं। मौजूदा आतंकी संगठनों की वजह से खतरा बरकरार है। हमारी चिंताएं अब भी बनी हुई हैं। पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों को मदद दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ पेंटागन का यह बयान साबित करता है कि अफगानिस्तान के मोर्चे पर जिस तरह की कार्रवाई अमेरिका कर सकता है, ठीक वैसा ही एक्शन बॉर्डर पर पाकिस्तान की मदद से चल रहे आतंकी कैंप्स पर भी हो सकता है। हालांकि अभी जगह और वक्त तय नहीं है, लेकिन यह हमला होगा कैसा, इसका ट्रेलर अमेरिका ने अलग मोर्चे पर दिखा दिया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आतंक के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के इस नए दौर में सबसे पहला शिकार बना अलकायदा का चीफ कमांडर सलीम अबू अहमद, जिसे अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में सीरिया में मार गिराया है। दरअसल अलकायदा के लिए फीडिंग का सबसे बड़ा किरदार माना जाता था सलीम अबू अहमद, जिसके मारे जाने के बाद अलकायदा की कमर तोड़ी गई है। दाफी के तहत अबू अहमद पर हमला इदलिब प्रांत में 20 सितंबर को हुआ है, लेकिन इसके मारे जाने की पुष्टि 30 सितंबर को हुई है। यह कमांडर अमेरिकी फोर्स पर हमले और दूसरे आतंकवादियों के लिए फंडिंग करवाने वाला सबसे बड़ा लिंक था। इसी कामयाबी के बाद अमेरिका ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है और मुमकिन है कि अमेरिकी सैटेलाइट पाकिस्तान की सरहद पर फैले आतंक के जाल पर नजर गड़ाए बैठे थे, या फिर पाकिस्तान पर एक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान में 20 बरस तक बारूद की साजिश होती रही, धरती कांपती रही, रक्त बीज की तरह तालिबान लड़ते रहे, अफगानी मरते रहे और फिर बंदूक के दम पर तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को मुट्ठी में बंद कर लिया। तालिबान के सत्तासीन होने के बाद शांति की उम्मीद जगी थी, लेकिन काबुल के पावर सेंटर पर पूरी तरह से तालिबानी कंट्रोल होने के बावजूद हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तालिबान सरकार को IS खुरासान नाम के आतंकी संगठन ने चुनौती दी है। ऐसे में अब तालिबान ने ऑपरेशन नांगरहार शुरू करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान की पहाड़ियां फिर ऐसे ही प्रचंड प्रहार की आशंकाओं से कांप रही हैं। कमोबेश ऐसे ही बारूदी टकराव का खौफ पसर रहा है। जिस तबाही से महीनों तक साक्षात्कार करती रही अफगानी धरती, फिर वैसा ही डर आकार ले रहा है, क्योंकि इस बार तालिबान बनाम खुरासान का फाइनल संग्राम की पटकथा लिखी जा चुकी है। अपने जानी दुश्मन को अफगानिस्तान में जड़ से खत्म करने की कसम खा चुका तालिबान अब आखिरी अभियान शुरू करने वाला है।
ऑपरेशन नंगरहार, आईएसके पर तालिबानी प्रहार। बारूद फटेगा, बगदादी ब्रिगेड का अंत होगा। तालिबान वर्सेस खुरासान, फिक्स फाइनल संग्राम। आईएस खुरासान को समूल नाश करने के लिए तालिबान नंगरहार के जलालाबाद से ऑपरेशन की शुरुआत करने वाला है। दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त तालिबान का जल्लाद दस्ता नंगरहार पर आक्रमण कर सकता है। नंगरहार में खुरासान के आतंकवादियों पर हमले की वजह विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि तालिबान के निशाने पर बगदादी ब्रिगेड अचानक क्यों आ गया। अमेरिकी सेना की वापसी के वक्त काबुल एयरपोर्ट पर आईएस खुरासान ने ही फिदाइन हमला किया था। शक्तिशाली आत्मघाती बम विस्फोट में 13 अमेरिकी सैनिक और 169 अफगान मारे गए, जिसमें लगभग 30 तालिबान लड़ाके भी शामिल थे। खुरासान ग्रुप का दावा है कि 25 और 26 सितंबर को उसी ने जलालाबाद में आत्मघाती हमला करवाया था, जिसमें 35 तालिबानियों की मौत हुई थी। तीन सुसाइड बॉम्बर के हमले में 12 तालिबानी जख्मी हुए और कई गाड़ियां भी तबाह हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईएसके के हमलावरों ने तालिबान के काफिले को निशाना बनाया। इनमें हथियारबंद तालिबान थे जो नांगरहार के अंदरूनी हिस्सों में गश्त के लिए जा रहे थे। इससे पहले 17 सितंबर को जलालाबाद के PD5 में भी खुरासान के आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 19 लोग जख्मी हुए थे। जानकार बताते हैं कि तालिबान के अंदाज में ही आईएसके उसके साथ टकरा रहा है। हमलावरों ने उसी रणनीति का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल तालिबान कभी करता था। आईएस खुरासान बार बार आतंकी हमला कर रहा है। नंगरहार से लेकर काबुल तक खून बहा रहा है। लगातार तालिबान को चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान से मिलने वाली ऑक्सीजन पर चलने वाले खुरासान के बारे में जानिए जरा। आईएसके की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। पाकिस्तानी तालिबान, अफगान तालिबान और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के पूर्व सदस्यों ने इसकी बुनियाद रखी थी। इसे आईएसकेपी और आईएसके के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी और उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में इसकी पकड़ है। पाकिस्तान में भी इसके लड़ाके मौजूद हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इसने घातक अभियान शुरू किया। 3 साल में अल्पसंख्यकों, सार्वजनिक जगहों और सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया। इसे सीरिया और इराक में सक्रिय इस्लामिक स्टेट से पूर्ण मान्यता मिली हुई है, इसलिए इसे भी बगदादी ब्रिगेड ही कहा जाता है। इसका मकसद मध्य और दक्षिण एशिया में बगदादी के ख्वाब को विस्तार देना है। हालांकि आईएस खुरासान का तालिबान से 36 का आंकड़ा रहा है। अब जरा समझिए कि तालिबान और खुरासान में दुश्मनी क्यों है। एक जैसी विचारधारा के बावजूद तालिबान और आईएस खुरासान में कोई तालमेल नहीं है। आईएस खुरासान तालिबान पर वैश्विक इस्लामी पंथ के बजाय राष्ट्रवाद और जातीय आधार पर संगठन को खड़ा करने का आरोप लगाता है। आईएस खुरासान ने दोहा में अफगानिस्तान से विदेशी बलों की वापसी को लेकर तालिबान की ओर से किए गए शांति समझौते का खुलकर विरोध किया था। आईएस खुरासान के नेता दोहा शांति समझौते को लेकर तालिबान और उसके मौजूदा नेतृत्व पर जिहाद की राह छोड़ने के आरोप भी लगाते हैं। अफगानिस्तान का नंगरहार प्रांत बारूदी खुराफात करने वाले खुरासान का गढ़ है। नंगरहार प्रांत पाकिस्तान से लगी अफगानिस्तान की उत्तर पूर्वी सीमा पर है। यही वजह है कि तालिबान अपना ऑपरेशन नंगरहार में करने जा रहा है। जब काबुल जेल से कैदियों को छोड़ा जा रहा था, तब खुरासान के भी आतंकी छूटे थे। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ही खुरासान ने अपने इरादे जता दिए थे। बगदादी ब्रिगेड अब कमोबेश वैसा ही कर रहा है। खुरासान के एक्शन और हमले के तरीकों के बीच तालिबान को डर इस बात का है कि कहीं उसके खूनी लड़ाके भी पाला ना बदल लें, क्योंकि 20 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार लड़ने के कारण तालिबान के लड़ाकों के लिए शांति से रह पाना एक बड़ी चुनौती है। लंबे समय से लगातार लड़ने के कारण
उन्हें युद्ध क्षेत्र में रहने, हथियार चलाने और खतरों से खेलने की एक आदत सी हो चली है। तालिबान ने भी खुरासान के अंत की कसम खाई हुई है और अब नंगरहार से इसकी शुरुआत करने की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इंसानियत और चीन, इन दो शब्दों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। उल्टा WHO जैसे संस्थानों का काम दुनिया के स्वास्थ्य का ख्याल रखना था। वहां भी चीन की घुसपैठ के बाद माहौल खराब हो गया। चीन को अब अपने किए की कीमत चुकानी पड़ रही है। चीन अपने ग्लोबल बहिष्कार से बौखला गया है। चीन ने ग्वांगझो शहर में एक क्वारंटीन सेंटर बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर। लेकिन इसके पीछे का जो सच है वो आपको हैरान कर देगा। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो एक दिन खुद गड्ढे में गिरता है। चीन को जब यह कहावत समझ आने लगी तब वो कुछ इस तरह गड्ढे खोदने लगा। पूरे $260 मिलियन लुटाकर चीन ग्वांगझू में एक मेगा क्वारंटीन सेंटर बना रहा है, जिसमें वो विदेशी टूरिस्टों को ठहराएगा। 5000 कमरों वाले इस मेगा क्वारंटीन सेंटर को देखकर किसी को भी यह भ्रम हो सकता है कि चीन का यह कदम इंसानियत की भलाई के लिए है, लेकिन नहीं। इस बड़े खर्च के पीछे भी चीन की खतरनाक साजिश है। शी जिनपिंग के लिए यह क्वारंटीन सेंटर जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि चीन रोज हो रहे नुकसान से परेशान हो चुका है। चीन ने ही कोरोना वायरस बनाया, दुनिया भर में 48 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली और अब चीन ग्वांगझू शहर में एक मेगा क्वारंटीन सेंटर बना रहा है, जो कि चीन की दुनिया को भ्रमित करने की एक साजिश है। कोरोना काल के बाद चीन जाने वाले विदेशियों की संख्या कम हो गई है और इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। तो अपने कोरोना विलन की छवि से दूर निकलने और अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को वापस पटरी पर लाने के लिए चीन ने यह मेगा क्वारंटीन सेंटर का दांव चला है। मशहूर किताब दी वर्ल्ड फॉर सेल के लेखक और बड़े देशों की अर्थव्यवस्था पर बारीक नजर रखने वाले पत्रकार जेवियर ब्लास का ये ट्वीट देखिए। ब्लास के मुताबिक इस वक्त चीन में घोर ऊर्जा संकट है। बीजिंग से कई खाद्य कंपनियों को यह ऑर्डर दिया गया है कि वो अपना प्लांट फौरन बंद कर दें। इतना ही नहीं, ब्लास का यह भी दावा है कि उन्होंने ऐसा ऊर्जा संकट यूरोप में कभी नहीं देखा। ऐसे एक नहीं, तमाम आर्थिक संकटों से चीन घिरा हुआ है। BRI परियोजना के नाम पर चीन ने दुनिया के 40 देशों में इतना निवेश कर दिया है कि अब चीन खुद पछता रहा है। कई जगह तो परियोजनाएं अधर में है, तो कई जगह दूसरे मुल्कों ने हाथ खड़ा कर दिया है। कोरोना काल के बाद छिड़ी ट्रेड वॉर में कई ग्लोबल कंपनियों ने चीन को अछूत बना दिया। ऐसे में चीन अपनी छवि सुधार कर निवेश का बेहतर माहौल बनाना चाहता है और ये मेगा क्वारंटीन सेंटर उसी चाल का नतीजा है। तो ये उनका एक शोकेस होता है दुनिया को ये दिखाने का कि जो ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस मॉडल जो है वो भी कुछ ना कुछ बढ़िया डिलीवर कर सकता है, ये बताना चाहते हैं वो। तो ये बेसिकली दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम एक इकोनॉमिकली पावरफुल मुल्क हैं और हम ये चीज़ करना चाहते हैं। लेकिन अब दुनिया इसको विश्वास करेगी कि नहीं करेगी, ये देखने की बात है। कोरोना काल में 18 महीनों तक चीन ने अपने बॉर्डर बंद रखे थे। बीच बीच में कई जगह कोरोना का रिवर्स गियर भी लगा। चीन के कई शहरों पर वुहान जैसी आफत मंडराने लगी। कई मामले ऐसे भी आए जहां टूरिस्ट के जरिए चीन में कोरोना आउटब्रेक हुआ। इसलिए चीन ने अपने 4000 इंजीनियर्स को 3 महीने तक ग्वांगझू में झोंके रखा। चीन के इस मेगा क्वारंटीन सेंटर के हर कमरे में वीडियो कैमरा लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस थर्मामीटर लगे हैं। दिन के 3 टाइम का खाना रोबोट सर्व करेगा और पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि विदेशी मेहमानों को चीनी कर्मचारियों से कम कांटेक्ट रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं ऐसा करके चीन टूरिस्टों की पर्सनल इंफॉर्मेशन और उनके जैविक सैंपल तो नहीं जुटा लेगा। ग्वांगझू इंटरनेशनल हेल्थ स्टेशन को शी जिनपिंग कोरोना के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन सच कुछ और है। यह मेगा क्वारंटीन सेंटर विदेशियों की जासूसी का केंद्र होगा। यहां जो भी जाएगा वो पछताएगा। 46 फुटबॉल मैदान के बराबर के क्षेत्रफल पर चीन ने यह ढांचा तो खड़ा कर दिया, लेकिन चीन की साजिशों की मीनार इससे कहीं ऊंची है। लेकिन सच यह भी है कि कोरोना संकट के बाद चीन पर विश्वास किसी को नहीं है। हर कोई जिनपिंग की जानलेवा महत्वाकांक्षा से वाकिफ हो चुका है, इसलिए चीन की हर साजिश फेल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह अचानक गायब हो गए हैं।
अगस्त के बाद से परमबीर सिंह का कोई अता पता नहीं है। उन्हें कई एजेंसियां खोज रही थीं, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था, देश छोड़ने की मनाही थी। इसके बावजूद परमबीर सिंह के विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है। इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक चिट्ठी से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा देने वाले परमबीर सिंह ने तमाचा मारकर व्यवस्था का तमाशा बना दिया है। वही परमबीर जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे, जिसने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर वसूली का इल्जाम लगाया था, जिसका नाम पुलिस के रोजनामचे में बतौर आरोपी दर्ज है, जिस पर बड़ी बड़ी एजेंसियों की नजर है, उस परमबीर सिंह का कहीं कुछ अता पता नहीं है। परमबीर को मुंबई पुलिस खोज रही है, महाराष्ट्र की सीआईडी खोज रही है, एनआईए खोज रही है, प्रवर्तन निदेशालय भी परमबीर सिंह को खोज रही है, लेकिन परमबीर लापता हैं। उन्हें जमीन निगल गई या आसमां खा गया या फिर कानून की छाती पर चढ़कर विदेश उड़ गए, इसके बारे में कोई नहीं जानता, सरकार भी नहीं। ऐसी तो न्यूज़ है, मैंने भी ऐसे सुना है। इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। परमबीर कहाँ हैं? कब से फरार हैं? अगर विदेश भाग गए तो कब गए, कैसे गए, किसी को कुछ नहीं पता। परमबीर पर 5 मामले दर्ज थे। लुकआउट सर्कुलर जारी कर उन्हें खोजा जा रहा था, फिर भी उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मुंबई में उनके उस सरकारी आवास पर पहुंचे जो पुलिस स्टेशन से सटा हुआ है। वहां भी किसी को जानकारी नहीं है कि परमबीर सिंह कहां हैं। मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इस इमारत में रहते हैं और इसी में थे परमबीर सिंह। परमबीर सिंह यहाँ से लापता है, सरकारी निवास पे नहीं है और ये दोनों की दीवार कॉमन है, मतलब पुलिस स्टेशन और जो बिल्डिंग है उसकी दीवार कॉमन है, लेकिन पुलिस स्टेशन को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि परमबीर कहाँ चले गए। और पुलिस स्टेशन की तो बात छोड़िए, गृह मंत्रालय तक को इस बात की खबर नहीं है कि परमबीर इस वक्त कहाँ है, जिसको लेकर एक मैराथन मीटिंग हो रही है। गृह मंत्री ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई हुई है। परमबीर सिंह इस वक्त होमगार्ड के डीजी, लिहाजा टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर होमगार्ड के दफ्तर पहुंचे। वहां पता चला कि उनके अफसर 29 अप्रैल को आखिरी बार दफ्तर में दिखे थे। आईपीएस परमबीर की तलाश में हम पहुंचे होमगार्ड डिपार्टमेंट में। इसी होमगार्ड डिपार्टमेंट को वो डीजी हैं और 29 अप्रैल को लास्ट डे था जब वो यहाँ पर आए थे डिपार्टमेंट में। उसके बाद से 30 तारीख के बाद से वो छुट्टी पर हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर सूत्रों से जानकारी मिली है। और उनकी जगह पर एडिशनल चार्ज पर आईपीएस वेंकटेशम बैठे हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। लेकिन परमबीर जी 30 अप्रैल से अभी तक नहीं आए हैं, ऐसा हमें जानकारी मिली है। उसके बाद से ही वो लगातार छुट्टी पे चल रहे हैं। ब्रह्मांड रहस्य से भरा है और इस वाक्य को सार्थक करने वाली एक घटना जल्द ही होने वाली है, कल्पना से परे, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया। ऐसा एक धूमकेतु जल्द ही पृथ्वी के निकट होगा। पृथ्वी के सौर मंडल में यह धूमकेतु पहली बार देखा जा रहा है और आकार में ये इतना विशाल है कि वैज्ञानिक और खगोलविदों के बीच महाधूमकेतु चर्चा का केंद्र बन गया है। लेकिन ज्योतिष क्या मानते हैं? क्या यह घटना शुभकारी होगी या अनिष्टकारी? देखिए इस रिपोर्ट में। अंतरिक्ष में दिखा विशाल तारा, संकट पृथ्वी की ओर आ रहा। तीस लाख साल बाद दस्तक, पहुंच गया सौरमंडल तक। विशाल धूमकेतु आ रहा है, क्या कोई अनिष्ट ला रहा है? महाधूमकेतु की घटना अटल, विनाश का दावा सुपर वायरल। खबर बिल्कुल सही है। हमारे सौरमंडल की बाहरी दुनिया से एक ऐसा महाधूमकेतु आ रहा है जो है तो तारा
लेकिन उसके आकार की वजह से इस तारे को बौना ग्रह माना जा रहा था। हालांकि जैसे जैसे इस तारे की छवि साफ हुई, वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान धूमकेतु के रूप में की और हैरान करने वाला दावा यह हुआ, यह विशाल तारा महाधूमकेतु तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के दावे के तहत अब तक जो भी जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक विशाल धूमकेतु सूरज के ज्यादा करीब नहीं जाएगा, शनि ग्रह के पास से गुजर जाएगा। लेकिन ज्योतिषियों का मानना है कि विशाल धूमकेतु से पृथ्वी प्रभावित हो सकती है। हालांकि इस दावे के पीछे अभी तक कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, लेकिन अनिष्ट की आशंका जताई जाने लगी है। क्यों है यह आशंका, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यह धूमकेतु वैज्ञानिक नजरिए से अहम क्यों है, पहले इसे समझ लीजिए। वैज्ञानिकों ने अपने सौरमंडल में नया धूमकेतु देखा है। देखा गया धूमकेतु 30 लाख साल बाद सौरमंडल में आया है। सौरमंडल का बाहर का ऑब्जेक्ट होने की वजह से धूमकेतु में दिलचस्पी बढ़ी है। विशाल धूमकेतु को C2014 UN271 नाम दिया गया है। इसकी खोज यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एस्ट्रोनॉमर गैरी बर्नस्टन और उनकी टीम ने की है, जिस पर रिसर्च पेपर तैयार करके बताया गया कि यह धूमकेतु सूरज के 18 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज्यादा करीब नहीं आया है, लेकिन पृथ्वी के पास यानी ऊट क्लाउड से होते हुए जरूर गुजरेगा। लेकिन कितनी होगी दूरी, इसे भी जान लीजिए। खोज करने वाली टीम के मुताबिक धूमकेतु 40,400 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से सूरज की तरफ बढ़ रहा था। जब धूमकेतु की खोज की गई तब 29 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष